आज टॉपिक क्या है? टिपिकल और एटिपिकल चेस्ट पेन। टिपिकल एंड एटिपिकल चेस्ट पेन CPR एंड सीपीआर। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम चेस्ट पेन के लिए क्लास ले रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत ईसीजी के बारे में यादव जी इधर देखिए, सर वही देखो। नहीं मेरी तरफ देखिए आप। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ना एक ओरिएंटेशन दे रहा हूँ मैं ईसीजी के लिए। ठीक है। क्योंकि चेस्ट पेन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ईसीजी। ठीक है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। इतना पता हो जाए, बाकी का तो बाद में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। ईसीजी में बेसिकली जो है ये सपोज 8 है। ठीक है। 8 के 4 चैम्बर्स। ठीक है। इसमें आपका ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल हो गया। ठीक है। व्हाट इज ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। व्हाट इज ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और करंट which is graphically presented is called electrocardiography. Okay. All the electrical activities in the heart which is presented graphically, it is called ECG. Okay. तो उसमें हार्ट में डीपोलराइजेशन होता है और एक रीपोलराइजेशन। ठीक है। और डिफरेंट वेव्स होते हैं। ठीक है। उसको आप आइडेंटिफाई कर लो। नॉर्मल वेव्स क्या होते हैं, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो विच इज समथिंग एबनॉर्मल, यू कैन कंसल्ट फर्दर। यहाँ पर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड ट्रायंगुलेटरल नोड होता है, यहाँ से करंट स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर वो पूरे हार्ट को सप्लाई होता है और उसके बाद उसका डीपोलराइजेशन होता है एंड अकॉर्डिंगली वेव्स ईसीजी में जो आते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या वो नीचे की तरफ हो। ठीक है। एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि एक जो भी सेल होता है ना आपका, कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू, जो भी ऑर्गन्स टिश्यूज में एक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। ठीक है। जो भी सेल्स अगर वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है तो अंदर माइनस होता है। ये दिस अप्लाइज टू मायोकार्डियम, हार्ट की मसल्स में। ठीक है। जब किसी भी तरह का कोई भी ट्रिगर या इम्पल्स यहाँ पर आता है, ठीक है, तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है। ये नेगेटिव जो है ये प्लस में आ जाता है और साथ में जो आयंस और कैटायंस होते हैं वो रीशफल होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है। तो इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती है। नाउ इट्स बिकम, ये प्लस 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 होने लगते हैं। कैसे? जो हमारे जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है। और यहाँ पर लीक चैनल्स होते हैं जो सोडियम को इंटर करते हैं, पोटेशियम को बाहर करते हैं, या फिर यहाँ पर जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। दैट डिपेंड्स, यहाँ पर जो पोलैरिटी चेंज हो रही है, ये सारे जो नेगेटिविटी है वो बाहर जाती है, पॉजिटिविटी अंदर आती है, ये सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है। डीपोलराइजेशन। ठीक है। और एक्टिविटीज किसी भी मसल्स, किसी भी टिश्यूज, किसी भी ऑर्गन्स में शुरू हो जाती है।
ठीक है, First section से- ये डिटेल्स में बताने के लिए पूरा एक क्लास चाहिए। मैं एक सिंपल सा जो है ना ब्रीफिंग दे रहा हूँ। मान लो ये निगेटिव है, साइलेंट कर दो। बंद कर दो। ये निगेटिव है, दिस इज ऑल दे दीजिए। नेगेटिव, मीन दिस इज नेगेटिव है अगर, तो दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। जब यहाँ पर सारे नेगेटिव हैं, मीन्स दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ अ सेल और ऑफ अ ऑर्गन और ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल तब होता है जब पोलैरिटी चेंज हो जाती है, पूरी नेगेटिव से प्लस में चली जाती है। कोई भी इम्पल्स आता है, चैनल्स एनाइन कैटाइन्स का रिशफलिंग होती है और फिर वो करंट ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब यहां से इम्पल्स आया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, प्लस पॉजिटिव होगा सर। हाँ, ठीक है। माइनस था, ये प्लस है। ठीक है, वेक्टर्स जो है ना वो इस तरफ माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो इम्पल्स आया, आयंस सोडियम पोटेशियम की रिशफलिंग हुई और ये पॉजिटिव होने लगे। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव होने लगे, मीन्स डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये आपकी एक मशीन है। ठीक है, और ठीक है, और ये आपका पेपर है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, ये आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, जो देखते हो ना, वो मशीन जो करंट आके इलेक्ट्रिशियन देखते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दो तार जी, लगाते जी, हैं ना, जी। उसमें नेट जलती है, बस ये वही है। और ये ईसीजी पेपर। ठीक है, ये मान लीजिए ये ईसीजी पेपर है। ठीक है, और ये मूव हो रहा है, तभी तो पेपर निकलता है ना ईसीजी का। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वेक्टर इधर बन रहा है ना, अगर पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन है वो लाइन के ऊपर होता है। ठीक है, अपराइट है ना, इसी चीज में। ठीक है, अब ये एट्रियम है, एट्रियम जब डीपोलराइज होता है, ठीक है, ऐसे नोड से करंट निकला तो आपका फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड पी वेव। ईसीजी में पी वेव पता है ना, तो वो पी वेव। ठीक है, अब तो मैं एक नॉर्मल ईसीजी करके, वो ईसीजी का वो कॉम्प्लेक्स करके दिखाते हैं। दिस इज पी वेव। ठीक है, दिस वेव then it goes up, down, then and then and then। ये एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें डीपोलराइजेशन हो रहा है और रीपोलराइजेशन हो रहा है, तभी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। उसके बाद फिर वापस डीपोलराइजेशन होगा, वापस रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, this is called PQRS. This is called depolarization complex. Depolarization. ठीक है, and then it comes T.
दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, कि वापस अपनी उसी स्टेट पे पहुंच गया है आप, है ना, डीपोलराइज हुआ, जंक्शन हुआ, उसके बाद वापस डीपोलराइज हो गया फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, अब इम्पल्सेस यहाँ पर जनरेट हुए, वो यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर आकर के ए बी नोड है, ये ए बी नोड है, यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ठहर जाते हैं। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ा कम होती है। अगर उसी वेलोसिटी से यहाँ पर आने लगेंगे ना, देन द हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि ए बी नोड में थोड़ा सा जिसकी वेलोसिटी को कम करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बंडल ऑफ हिज है, दिस इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, फिर यहाँ से प्रोकिंजिया फाइबर्स निकलते हैं और पूरे वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करते हैं। ठीक है, तो जब ये इम्पल्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तो हमारा क्या आया, पी वेव आ गया, है ना। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हुआ, तो ये वापस एक स्पेस आ गई, एक्सपोनेंटिक लाइन, थोड़ा सा इम्पल्स कम हो गया। फिर ये इम्पल्स जो है ना, इसको बोलते हैं, ये इस एरिया को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का मतलब दो हिस्सों की बीच की रेखा, सेप्टम। ठीक है, अब यहाँ पर अब ये पूरा डिपोलराइज हो गया, पी वेव आ गया, प्लस प्लस की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ, सिंपल। अब क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो हुआ, यहाँ पर एक ऐसी लाइन आ गई। अब क्या हुआ, सेप्टम का डीपोलराइजेशन का टाइम आ गया, है ना। मैंने ये करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा, फिर इसके वेंट्रिकल्स को जो है डिपोलराइज होना है। तो ये ए बी नोड से जो इम्पल्स निकला वो पहले सेप्टम को डीपोलराइज करेगा। छोटा सा एरिया है, तो वहाँ पर जब आयंस की रिशफलिंग होती है तो जो वेक्टर होता है वो बेसिकली पहले ये लेफ्ट बंडल ब्रांच हो गया, ये राइट बंडल ब्रांच हो गया। तो डीपोलराइजेशन तो बेसिकली स्टार्ट होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच से। तो यहाँ से जब सेप्टम की तरफ, पूरे सेप्टम को जब डीपोलराइज करता है तो वो किधर जा रहा है, अपवर्ड से, हाँ, तो ये आपको अपवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो ये निगेटिव डिफ्लेक्शन, लाइन से नीचे सेम डायरेक्शन में जा रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपवर्ड ही रहता है। अब ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है ना। हमेशा याद रखो कि अगर माइनस से माइनस की तरफ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन ऊपर हो गया। सेम और आपके जो निगेटिव आयंस है, अगर निगेटिव आयंस की तरफ जाएंगे तो ऊपर होगा, प्लस प्लस की तरफ जाएगा तो ऊपर होगा, मगर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो लाइन के नीचे जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो ये आपका नीचे चला गया बिकॉज प्लस से निगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, पोल्स, प्लस पोल से निगेटिव पोल्स की तरफ जा रहा है, तो लाइन के नीचे जो है ना ये डिफ्लेक्शन आ गया। दिस इज कॉल्ड क्यू वेव। क्यू वेव सिग्निफाइज कि हमारा सेप्टम डीपोलराइज हो गया, है ना। पहले तो हमारा दोनों एट्रियम डीपोलराइज हुआ, फिर हमारा सेप्टम डीपोलराइज हुआ। तो एट्रियम डीपोलराइज हुआ तो पी वेव आ गई, प्लस वाला जो है प्लस की तरफ जा रहा था, है ना। अब क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो हुआ, यहाँ पर गैप आ गया। उसके बाद हमें तो प्लस माइनस था, प्लस डिपोलराइजेशन हो रहा है ना, चेंजेस हो रहा है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो गया। अब क्या हुआ कि फिर ये तेजी से, बहुत फास्ट चैनल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर्स, दे आर वेरी फास्ट चैनल्स जो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जब इसको डीपोलराइजेशन शुरू होता है इसका,
ठीक है, तब बड़ा वेक्टर आ जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स बड़े हैं ना, एट्रियम छोटा है, वेंट्रिकल्स बड़े हैं तो वेक्टर भी बड़ा बनेगा। जब वेक्टर बड़ा बनेगा तो ये डिप्रेशन भी ज्यादा बड़ा होगा। तो अब प्लस से प्लस की तरफ जा रहा है तो डिप्रेशन कहाँ जाएगा? अपवर्ड जाएगा। वेक्टर कितना होगा? बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका आर। वेंट्रिकल्स आपके डीपोलराइज हो गए। अब ये क्या है? निगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है? दिस इज कॉल्ड एस वेव, है ना? तो एस वेव जो है वो आपके जो बेस होता है ना वेंट्रिकल्स का, उसको डीपोलराइजेशन का जो है ना वो बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को इज कॉल्ड एस वेव, है ना? अब क्या होगा? ये वेंट्रिकल्स के एंटीरियर पार्ट हो गया, है ना? पोस्टीरियर पार्ट हो गया जो मेन बल्क है ना? है ना? सेप्टम डीपोलराइज हो गया, क्यू वेव आ गया, एट्रिया डीपोलराइज हुआ, पी वेव आ गया। अब ये पूरा वेंट्रिकल डीपोलराइज हुआ तो आर वेव आ गया, मगर ये बेस बचा हुआ है ना, अभी बेस डीपोलराइज नहीं हुआ है। बट अब जब ये डीपोलराइज होगा तो अगेन वेक्टर गोज पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वेव आ गई, है ना? तो एट्रियम डीपोलराइज हो गया, सेप्टम डीपोलराइज हो गया, वेंट्रिकल्स पूरा जो है डीपोलराइज हो गया, और ये बेस भी डीपोलराइज हो गया, तो पी क्यू आर एस बन गया। दिस इज योर पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीपोलराइजेशन। देन अगेन एक गैप हुआ, अब रीपोलराइजेशन का फेज शुरू हो रहा है ना? तो रीपोलराइजेशन में वापस उसी स्टेट में जाएगा। पहले अंदर निगेटिविटी थी, है ना? पॉजिटिविटी हो गई, डीपोलराइज हो गया। अब वापस उसको निगेटिव फेज में जाकर के रेस्टिंग पोटेंशियल पे वापस जाना है ना? तो अब यहाँ से पॉजिटिव था ना, सब पॉजिटिव हो गए, अब यहाँ से निगेटिव शुरू होगा ना, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाने के लिए। तो ये माइनस माइनस शुरू होगा, ये सब पॉजिटिव है, अब ये माइनस माइनस शुरू होगा, तो माइनस माइनस इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? माइनस की तरफ। तो डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? अपवर्ड आएगा। तो दिस इज कॉल्ड अंडरस्टूड PQRS। दिस इज योर ECG। इसमें कहीं से भी कोई भी डिफरेंस आता है, दिस इज दैट इज, है ना? ठीक है। P wave is always associated with or followed by Q waves. Q waves usually हम सिर्फ लीड 3 में देखेंगे, ठीक है? लीड 3 में Q waves आपको मिलेंगे, या फिर कोई abnormalities है, अदरवाइज आपको ECG में दिखते नहीं, ठीक है? अगर ये Q waves बढ़ गए हैं, ठीक है, तो आपको ओल्ड MI की तरफ, ठीक है? The only thing is कि अगर ये P wave is always remember P wave और इन दोनों के बीच में 2 से 2.5 छोटे वाले जो स्क्वायर होते हैं उनका डिफरेंस होता है। अगर ये डिफरेंस जो है ना बढ़ गया तो ये PR इंटरवल बढ़ गया, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि यार यहाँ से ऐसे नोड से रेटिकल इम्पल्स जो पास हो रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचने में टाइम ले रहे हैं, ठीक है? तो दैट मस्ट बी सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज, इसको आप बोलते हैं कि ग्रेड 1 ब्लॉक, ठीक है? और क्लास 1 ब्लॉक, टाइप 1 ब्लॉक, टाइप 2 ब्लॉक, टाइप 3 ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वो सारी चीजें होने लगती हैं। या फिर इसका जो दोनों का डिफरेंस है वो कम हो जाए, ये ऐसे शुरू हो जाए, P और R का डिफरेंस कम हो जाए ना, तो WPW से ग्रो हो जाए, ठीक है? तो हमें ये देखना है कि यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस सेम है, उसके बाद R वेव आ रही है या नहीं B वेव के बाद, उसके बाद P वेव के बाद S वेव आ रही है कि नहीं आ रही है, उसके बाद ये जो है ना ये लाइन और ये लाइन should be in parallel. This is called
आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन से ऊपर अगर जो है कोई वेव आती है, दैट इज कॉल्ड एसटी एलिवेशन। और इस इलेक्ट्रिकल लाइन से नीचे कोई वेव आए जाकर के फिर टी वेव होता है, दैट इज कॉल्ड एसटी डिप्रेशन, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज योर आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन। इससे ऊपर जाएगी एलिवेशन है, इससे नीचे जाएगी डिप्रेशन, ठीक है। फिर आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से 2.5 से 3 छोटे स्मॉल स्क्वायर तक होना चाहिए। अगर ये बढ़ गया तो इसको बोलते हैं वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, दैट इज वेरी डेंजरस, ठीक है। उसके बाद अगर ये टी वेव नहीं आ रहा, टी वेव आगे बढ़ गया तो प्रॉब्लम है। टी वेव और एस ऊपर बढ़ गया तो एसटी एलिवेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। सर एक बार वो आप एसटी एलिवेशन और डिप्रेशन और वो जो PQRS का गया था वो ड्रॉ करके दिखाएं। मान लो दिस इज P वेव, Q वेव्स, R वेव। अब R वेव, दिस इज कॉल्ड R वेव एंड दिस इज कॉल्ड S वेव एंड दिस इज योर T वेव, ऑलवेज, ठीक है ना। अब क्या हुआ, S वेव नीचे तो आई नहीं, ठीक है, उससे पहले ही T वेव से मर्ज होकर के आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन जो है यहाँ पर है, ये है, उससे पहले ही ये यहाँ से उड़ गई और ये ऐसे आकर के ऐसे आ गई। दिस इज कॉल्ड एसटी एलिवेशन एंड दिस मस्ट बी इन 2 contiguous leads। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 लीड्स में एटलीस्ट होनी चाहिए और मिनिमम 1 स्मॉल स्क्वायर से ऊपर होनी चाहिए। देन इट इज कॉल्ड STMI, एसटी एलिवेशन MI, जिसको बोलते हैं STEMI, ठीक है। तो दिस इज योर पिक्चर ऑफ एसटी एलिवेशन MI, ठीक है। कि यहाँ पर R वेव तो दिख रहा है, S वेव और T वेव मर्ज होकर के ये आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन से ऊपर हो गया, है ना। दिस इज कॉल्ड एसटी एलिवेशन, अंडरस्टूड? समझ में आ गया सबको? मैं पूछूंगा क्लास में जब मैं क्वेश्चंस और जब सेट करूंगा तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी है, सुन लेना, रिपीट करके बार बार, ठीक है। चलो अब पेशेंट, अब हम टॉपिक पे आते हैं, टिपिकल और एटिपिकल चेस्ट पेन, है ना। So one question, ST depression is life threatening or not? एसटी डिप्रेशन इज बेसिकली इस्चीमिया हो रहा है, कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई, कोरोनरी आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं हार्ट को, वहाँ पर जो आपका सप्लाई है ना, ये मान लो ब्लड वेसल है जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है, ये हार्ट है, ठीक है, ये एरोटा है, ठीक है, ये इंफीरियर में निकलेगा। यहाँ से जो ब्लड पास, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, यहाँ से जो है ना ओपनिंग होती है और ये जो है ना वेसल्स, ये वेसल्स, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना, एक्टिविटीज करने के लिए सबसे ज्यादा तो वही काम करता है, और दिमाग काम करता है, और किडनी काम करती है ना, ये लीवर काम करता है, दीज आर दी और वाइटल ऑर्गन्स, है ना, उसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना। अब यहाँ पर मान लो किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल है या किसी तरह की अपनी जो है ना ठीक नहीं हो गई वेसल्स की, और जो इसका जो स्पेस था वो कम हो गया, और ये स्पेस जो पहले इतना था वो अब इतना रह गया। तो जब आप एक्टिविटीज करते हो जहाँ पर आपके हार्ट को मोर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, उस वक्त आपको पेन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, ऑक्सीजन कम पहुँच रहा है सेल्स को, है ना। तब आपको एक्सर्शन करने के बाद या बैठे बैठे कुछ काम कर रहे हैं तो आपको पेन शुरू होता है, एंड दैट सिग्निफाइज इनटू टी वेव इन्वर्जन और एसटी डिप्रेशन, ठीक है, सम काइंड ऑफ
कोरोनरी आर्टरीज कॉम्प्रोमाइज। समटाइम्स क्या होता है जब आपको एसटी एलिवेशन एमआई है, ठीक है, एक लीड में, ठीक है, एक लीड में एसटी एलिवेशन एमआई है, तो रेसिप्रोकल चेंजेस में आपको रेसिप्रोकल मतलब कि ऑपोजिट लीड्स में आपको एसटी डिप्रेशन दिखेगा। तो ये एसटी डिप्रेशन लग गया ना, है ना, दिस इज कॉल्ड एसटी डिप्रेशन। क्योंकि ये आइसोलेटेड लाइन जो है ना यहाँ आनी चाहिए, ये ऊपर है तो ये एसटी डिप्रेशन हो गया ना, दिस शुड बी ऑन द सेम लाइन। तो एसटी डिप्रेशन फॉर रेसिप्रोकल चेंजेस व्हेन पेशेंट इज हैविंग एसटी एलिवेशन एमआई। तो हमें एसटी डिप्रेशन का रेसिप्रोकल चेंजेस देखना होता है। बट अगर आपने यही देख लिया, पहचान लिया है, और ये देख लिया कि यार समथिंग एबनॉर्मल, you need to refer that ECG to the cardiologist or a senior person, ठीक है? और any questions on this? सर वही बच्चों में पूछा था, डबल पी वेव था जिसमें एक पेशेंट में वो ब्लॉक है, वो आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ब्लॉक्स हैं, वो ब्लॉक में अलग से पढ़ाऊंगा। दैट रिक्वायर अ होल ब्लडी ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स का सेशन होगा, जिसमें आपके डिफरेंट ब्लॉक्स पर पढ़ाऊंगा मैं। उसमें वो ब्लॉक्स में जो है डबल पी वेव जो का कॉन्सेप्ट है वो उसमें पढ़ाऊंगा। अभी पढ़ाने जाऊंगा तो टॉपिक रह जाएगा, ठीक है? ठीक है, और कुछ इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलो, तो टिपिकल चेस्ट पेन क्या होता है? दैट इज वेरी इजी फॉर एनीबडी। कि हाँ भाई छाती में दर्द है, पसीना आया, हाँ पसीना आया, अच्छा हाथ में भी जा रहा है, हाँ जा रहा है, अच्छा मुंह में भी जा रहा है, जॉ में भी जा रहा है, हाँ जा रहा है, वेरी गुड। ईसीजी निकाला, ईसीजी में आपको एसटी एलिवेशन दिख गया, आपको लोडिंग दे दी, पेशेंट को या तो बड़े हॉस्पिटल में रिफर कर दिया या फिर यहाँ पर रख करके आपने उसको मैनेज कर लिया, थ्रोम्बोलाइज कर दिया, वेरी इजी, है ना? वो चेस्ट पेन कैसा होगा? वो चेस्ट पेन ऐसा होगा कि उसको ऐसे लगेगा कोई चीज कंप्रेस कर रही है, ठीक है, भारी, एंड दैट इज कंटिन्यूअस। It should be continuous for almost half an hour, ठीक है? Compression, heaviness, जैसे किसी ने पत्थर रख दिया, ठीक है, वैसा पेन, और intermittent नहीं होता usually, it continues for more than 15 minutes. It's significant for heart attack. यादव जी, नहीं आंखें बंद करके नहीं सुनिए मुझसे, ठीक है? फिर क्या है कि स्वेटिंग, बोलेगा पेन यहाँ पर भी जा रहा है या ना भी बोले, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, हैवीनेस विद स्वेटिंग और विदाउट स्वेटिंग, रेडिएशन और विदाउट रेडिएशन इज इनफ टू टेक ईसीजी एंड टू सेंड ट्रॉपाई और ट्रॉपाई, राइट? दैट इज वेरी सिंपल। छुटाई नहीं है आपसे, आप तो वो बोल कर आ रहा है ना कि भाई हमें चेस्ट पेन हो रहा है, तो आप ईसीजी निकालोगे। मान लो क्या होता है कि वो बोले कि चेस्ट पेन है मुझे, ईसीजी इज नॉट, तो क्या करोगे? मींस चेस्ट पेन है और ईसीजी नॉर्मल है, ट्रॉप्टिक मेजर ट्रॉप्टिक भी नॉर्मल, we should look for BP, please. 0 to 1 hour। पहले 3 आवर्स का गाइडलाइंस थी, अभी नाउ इट इज बिकम चेस्ट पेन पाथवे एज पर द यूके गाइडलाइंस। 0 आवर्स का मतलब आप बंदा इस टाइम आपके पास आया, दैट इज कॉल्ड 0 आवर। We will repeat the जिस ECG. टाइम आपको प्रेजेंट किया वो आपकी इमरजेंसी में आया, दैट इज कॉल्ड 0 आवर। आप उस वक्त एक ट्रॉपाई करोगे, दैट इज कंसिडर्ड टू बी 0 आवर ट्रॉप्टी, और ट्रॉपाई बेसिकली ट्रॉपाई करते हैं। और उसके बाद अगर वो नॉर्मल है तो उसको आप रिपीट करोगे 1 घंटे के बाद। We should repeat ECG and ईसीजी TROPAI. एंड ट्रॉपाई आप उसको रिपीट करोगे अगर उसको टिपिकल चेस्ट पेन है। अंडरस्टूड?
दोनों चीज भी नहीं है, ठीक है। आपने उसका हाँ सीपीके सीपीके एमबी सीपीके की का अभी यहाँ पर कोई रोल नहीं है एक्यूट में। प्रॉपर्टी हैज अ रोल, आप ज़्यादा ज़्यादा इको करवा सकते हो, ठीक है। इनिशियली क्या होता है कि अगर आपका एमआई इम्पेंडिंग एमआई जिसको बोलते हैं कि आने वाला है, तो आपका 2D इको भी नॉर्मल हो सकता है, ईसीजी भी नॉर्मल हो सकता है, और आपका प्रॉपर्टी भी नॉर्मल हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें विद इन 1 आवर to 3 आवर नेक्स्ट 2-3 आवर्स में चेंज हो सकती हैं। क्योंकि आई हैव सीन पेशेंट जो एब्सोल्युटली नॉर्मल था, उसका इको नॉर्मल था, उसका प्रॉपर्टी नॉर्मल था, इसका ईसीजी नॉर्मल था, बट द कंप्लेन वाज वेरी टिपिकल। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि अगर कंप्लेन बहुत ही टिपिकल है, दिस इज कॉल्ड टिपिकल, तो उसको बोलो कि सर आप रुको, हमें पूरा वर्कअप करना है, 2 से 3 घंटा उसको रखो। आप देखोगे थोड़ी देर बाद उसका ईसीजी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो और बाय द टाइम उसका बीपी बढ़ा हुआ तो बीपी मैनेज करो, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो टिपिकल हो गया। टिपिकल में क्या क्या आता है? चेस्ट पेन, रेट्रोस्टेनल चेस्ट पेन हो गया, स्वेटिंग हो गई, रेडिएटेड टू आर्म, जॉ, ठीक है, लेफ्ट और राइट व्हाटएवर, नो इश्यूज, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हमने ईसीजी निकाल ली, हमने उसको बता दिया कि आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका चेस्ट पेन इज टिपिकल, राइट? समझ में आ गया? दिस इज टिपिकल। व्हाट इज एटिपिकल? व्हाट इज एटिपिकल? एटिपिकल, टिपिकल मींस जैसा बुक में लिखा हुआ वैसे ही आ गया, चेस्ट पेन एमआई जैसा बुक में कंप्लेंट्स लिखी हुई वैसे ही आ गया, दैट इज टिपिकल। हाँ भाई ये है, ठीक है। चेस्ट पेन अगर आया है आपके पास, तो आपको ये नहीं लिखना है कि पेशेंट कम्स विद चेस्ट पेन, ठीक है, दैट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ऑलवेज रिमेंबर चेस्ट पेन का कैरेक्टर क्या है, कितनी देर से हो रहा है, कितना रेडिएट कर रहा है, चेस्ट पेन का कैरेक्टर कैसा है, कहाँ पर हो रहा है, ड्यूरेशन कितना है उसको, रेडिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एसोसिएटेड सिम्टम्स उसके साथ साथ क्या क्या है ना। सिर्फ चेस्ट पेन लेकर के आपका काम पूरा नहीं हो गया। मान लो हम चेस्ट पेन के लिए बंदा कोई आया है या कोई मेल या फीमेल आया है, तो हम शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्किन। हम ये देखेंगे पहले कि स्किन में कोई हर्पीज तो नहीं है जिसकी वजह से वो पेन बोल रहा है। जब आप उससे डिटेल पूछोगे तो आपको बताएगा। अगर वो आई और बोला बहुत छाती में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको भी नहीं पता है छाती में दर्द हो रहा है, आप बोलोगे हाँ माता जी लेट जाओ, हाँ अब्बा जी, हाँ पिताजी आप लेट जाओ, हमारा बुलाओ उसको ईसीजी करके देखो। अरे आप एग्जामिन तो करो यार, उससे ये पूछो कि बाबा जी आपको, माता जी आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो कितनी देर से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, और ये पेन कहीं आगे पीछे जा रहा है क्या। आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स में ये पूछना है कि आपको वॉमिटिंग लग रही है, नौशिया लग रहा है, स्वेटिंग हुई है, गिडीनेस है, ठीक है, बेहोशी तो नहीं छा रही है, ये सारी चीजें, ब्रेथलेसनेस जो भी हो, ये सारी चीजें पूछो, ठीक है। सिर्फ एक चीज मत पूछो कि चेस्ट पेन है बस हो गया काम खत्म आपका, ठीक है। तो आपने स्किन देख लिया, स्किन के नीचे आपने बोन्स देख ली, इसको बोलते हैं कॉस्ट्रोकॉन्ट्राइटिस। अगर दबाने पर कोई चेस्ट पेन अगर ज्यादा हो रहा है तो इट इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट, यूजुअली मसल्स और बोन, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है। यूजुअली अगर दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट हो, हार्ट का भी प्रॉब्लम तो है और स्किन का भी है, या फिर दबाने पर दर्द हो रहा होता है, उसको पहले कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई इंजरी हुई हो रिब्स की, ठीक है, और साथ में उसको हार्ट अटैक भी हो रहा हो, तो आप दबाओगे, बोलोगे दर्द हो रहा है, तो बोलेगा हाँ दर्द हो रहा है, तो बोलोगे दर्द नहीं है, बोलेगे हार्ट अटैक नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जिसको जब और कोई चीज़ें नहीं हो और आप दबाने से उसको ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो दैट इज मोस्टली नॉट ऑलवेज, या तो आपका मस्कुलोस्केलेटल पेन होगा उसको, या फिर उसको रिब्स का पेन होगा जिसको बोलते हैं कॉस्ट्रोकॉन्ट्राइटिस। अब आप और नीचे चले जाओ तो लंग्स पे आ जाओ, तो लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगी,
हो सकता है न्यूमोथोरेक्स पड़ा हो, तो या फिर निमोनिया हो, उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, प्लूरल एफिजन हो, पेरिकार्डिटिस हो, प्लेरिसी हो, बहुत सारे। और अंदर जाओगे तब आप हार्ट में आओगे, है ना, फिर आप ECG पे आओगे, पहले ये सारी चीज़ें भी देखते हैं, है ना। ये हो गया, चेस्ट पेन हो गया। So atypical means chest pain related to एटिपिकल का मतलब ये हुआ कि वो जो टिपिकल फीचर्स थे वो नहीं है, फिर भी हो सकता है पेशेंट को हार्ट अटैक हो। इसका मतलब ये Sometimes patient complaining pain around supra condition or Yes. ECG through some changes like Yes. elevation. यस Diabetic Up. patient also. यस। अब क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है ना, डायबिटिक पेशेंट को यूजुअली क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो उसके सेंसेशंस नहीं होते हैं इतना दर्द के, तो वो पेशेंट दर्द से नहीं आएगा, वो कोई और कंप्लेन लेकर आएगा, बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत वीकनेस लग रही है, सांस भी फूल रही है। अब बोलोगे माता जी छाती में दर्द है, छाती में तो दर्द नहीं है, बट पसीना बहुत आ रहा है। दिस इज एटिपिकल। चेस्ट पेन नहीं बता रही है माता जी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बट चक्कर आ रहा है, कमजोरी बहुत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, ठीक है, पसीना बहुत आ रहा है, चक्कर आ रहा है। ECG कुछ नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, ठीक है। आपने बोला ठीक है, एक काम करो, पैन एमसेट और एक ब्रोटीन लगा दो, एक बस्कोपेन लगा दो, एक डायनापॉल लगा दो, देखते हैं। 1 घंटे के बाद बोला नहीं, दर्द खत्म नहीं हुआ, फिर आपके दिमाग में आ गया यार इसी तो ECG जो है करके देखो, जी सर। ठीक है। ECG करके देखा तो उसमें MI नहीं। एनी पेन, अम्बिलिकस से लेकर एपिगैस्ट्रिक तक, एब्डोमिनल पेन, ECG इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। चेस्ट पेन हो नहीं हो, वीकनेस, डिफिकल्टी, स्वेटिंग, ठीक है। एक बंदा ऐसा आता है कि उसको बोलता है कि मुझे हिकअप्स बहुत आ रहे हैं, 65-70 ईयर्स का बंदा आ रहा है, मुझे जो है 2-3 घंटे से बहुत ज़्यादा हिकअप्स आ रहे हैं। हिकअप इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी डेंजरस इन केस ऑफ MI, हो सकता है MI, क्योंकि डायाफ्राम का जो आपका जो नर्व सप्लाई है उससे कनेक्शन है, तो क्लिनिकल से हो सकता है वो MI हो, जो सिर्फ डायाफ्राम को जो है ना इरिटेट कर रहा है। और एटिपिकल्स क्या है, सिर्फ लूज मोशन से आया है, लिथार्जी, लूज मोशन है, वॉमिटिंग हो रही है, आप बोलोगे EG है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, फ्लूइड लगा दो, नमस्ते मेट्रोजेल लगा दो, कर दो। 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपने बोला कि चलो ठीक है और फ्लूइड लगा दो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, सैचुरेशन हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद बोलोगे पेशेंट तो कोलैप्स हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, स्पेशली एल्डरली पर्सन, डायबिटिक कोमोबिलिटीज वाला पेशेंट, जो किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स का है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऑलवेज रिमेंबर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स आर वेरी वल्नरेबल, एंड एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स और एनी काइंड्स ऑफ कंप्लेंट्स यू मस्ट रूल आउट कि कहीं इस MI तो नहीं पड़ा हुआ है, ECG में ये देख लो कि यार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। दीज आर थिंग्स जो है ना विच कम्स इन एटिपिकल, ठीक है। आपने ECG निकाला, ECG निकालते निकालते ही आपने देखा कि पेशेंट ड्राउजी हो गया, ठीक है, पेशेंट ड्राउजी हो गया, ठीक है, BP उसका 60/40 जा रहा है, अब क्या करोगे? अगर आपके पास पेशेंट है तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई MI का पेशेंट है, ठीक है, तो पहले तो आप उसको लोडिंग दोगे, ठीक है, लोडिंग दोगे। लोडिंग में क्या क्या दोगे? ग्लूकोस्प्रिन 325, अटोरवाज 80, अगर अटोरवाज नहीं है तो रोजुवाज 40, ठीक है, और क्लोपिडोग्रेल दोगे 300, क्लोपिडोग्रेल नहीं है आपके पास, ब्रिलिंटा है तो 180, 2 टैबलेट्स ऑफ 90 मिलीग्राम की 2 टैबलेट वो दोगे, तो डुअल
एंटी प्लेटलेट्स, दो एंटी प्लेटलेट्स जा रहे हैं, हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं। एक तो इकोस्प्रिन हो गया, दैट इज आल्सो एंटी प्लेटलेट, सेकंड इज क्लोपिडोग्रेल और ब्रिलिंटा, दीज टू डुअल एंटी प्लेटलेट्स एंड स्टैटिन, चाहे वो रोज़ोवास्टैटिन हो चाहे वो अटोवास्टैटिन, ये आपको लोडिंग दे करके इमीडिएटली ऑलवेज रिमेंबर, अरे आईवी कैनुला इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोडिंग दे रहे हो, इतने में कोलैप्स हो गया, आपके पास कैनुला ही नहीं, आप करोगे क्या? ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तभी होगी जब आपका सैचुरेशन 95-96 से कम है, अदरवाइज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैचुरेशन 98-90% है, यू आर नॉट सपोज टू गिव ऑक्सीजन। वो मोना का पुराना कॉन्सेप्ट खत्म कर दो अभी, ठीक है? ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, if a patient is having 98, 99, 100% saturation and still you are giving oxygen, so that is harmful. फिर साथ में देखोगे MI का पेशेंट है, अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो हार्ट रेट कम करने के लिए उसको मेडिसिन दोगे, बिकॉज अदरवाइज पेशेंट का हार्ट अगर फास्ट चलता रहेगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और जो MI उसको हुआ है वो और एग्रावेट होगा। हार्ट रेट को कम करो, पेन को कम करो, पेन से हार्ट रेट बढ़ेगा, टैकीकार्डिया होगा, उसको कम करो। पेन कम करने के लिए हमारे पास जो है ना मॉर्फिन्स है ना, फेंटानिल है, ठीक है, ये सारी मेडिसिन हैं। NSAID मत दे देना, ठीक है, डायनापार वगैरह मत दे देना, ठीक है, हमारे पास मॉर्फिन इज इनफ, बट मेक श्योर कि वो बीपी कैसा है हमारा, ठीक है। सॉर्बिट्रेट दे सकते हो, कभी कभी आपका ECG में ST एलिवेशन है, आपने सॉर्बिट्रेट दिया और पेशेंट का ठीक हो गया पेन, और ECG में जो चेंजेस थे वो भी नॉर्मल आ गया, तो उसको बोलते हैं प्रिंस मेटल एंजाइना, उसको ब्लॉकेज नहीं होता स्पाइन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंस मेटल एंजाइना, ठीक है। या भी पेशेंट ऐसा है, बहुत हाइपर है, यंग पेशेंट है, 25-26 ईयर्स का, और मतलब कि पार्टी वाला ड्रेस पहन कर आया है और वो बोल रहा है कि सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। आपने ECG निकाला, ECG में ST एलिवेशन, पूरे सारे लीड्स में ST एलिवेशन है, ठीक है, कोई रेसिप्रोकल चेंजेस नहीं है। थिंक अबाउट कोकीन, MDMA, ड्रग, जितने भी रिक्रिएटिव ड्रग्स होते हैं ना, इससे भी यही सारी चीज़ें होती है। सिम्पैथोपायमेटिक ड्रग्स, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पेन होगा, पसीना आएगा, ठीक है, तो थिंक अबाउट डैट, ठीक है, लोडिंग मत देना। ऑलवेज रिमेंबर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम टेलिंग यू, कि अगर पेन, किसी बंदे ने ये बोला कि मुझे पेन पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, डू नॉट गिव लोडिंग। समटाइम्स ECG shows MI, but do not give loading until and unless you see the pulse. हमारा रेडियल पल्स यहाँ पर देखोगे, फिर रेडियल पल्स लेफ्ट हैंड में देखोगे, दोनों में बराबर आ रहा है, इसको बोलते हैं रेडियल डेफिसिट। कोई डेफिसिट नहीं है, ये कम ये ज़्यादा, ये एब्सेंट ये है, तो कोई डेफिसिट नहीं है, इसको रेडियल डेफिसिट। और फिर रेडियल पल्स देखोगे, फिर फीमोरल देखो, अगर रेडियो फीमोरल भी आ रहा है, इट मीन्स रेडियो फीमोरल नो डेफिसिट, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, अगर आपने चेस्ट पेन बोला और वो पेन जो है बैक में भी जा रहा है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एओर्टिक डाइसेक्शन। उसमें अगर आपने लोडिंग दे दिया तो दैट इज वेरी कैटास्ट्रॉफिक coagulation. So always remember, take proper history, examine the patient, auscultate, कैरेक्टर पूछो, टाइमिंग पूछो, सारी चीज़ें पूछो, स्वेटिंग हुई तो नहीं हुई, वोमिटिंग तो नहीं हुई, लूज मोशन तो नहीं है, आप डायबिटीज़ है, आप मेडिसिन कौन सी खा रही हैं, ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि कुर्सी में बैठे हुए हैं, पेशेंट आया, अच्छे चेस्ट पेन है, हाँ माता जी उधर बैठ जाओ, आप ECG भी करवा लेंगे, आप बैठे हुए, या फिर आप सो रहे हो, या कोई बोलेगा लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, उससे बोलेंगे 70 ईयर्स ओल्ड मेरे पेशेंट आया, सब बहुत लूज मोशन वॉमिटिंग हो रही है, चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहा है, और आपने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, फ्लूइड लगा दो, पैनल्सर लगा दो, मेल्नोसेव और मेट्रोजिल लगा दो, और
हम देखेंगे, बताएंगे 2 घंटे के बाद पता चला वो तो MI का पेशेंट। दीज आर थिंग्स आर एटिपिकल। Always go for a ECG. These symptoms are Always there. elderly Especially patient elderly patient. with comorbidities, with diabetes, renal disease, कुछ भी हो, ECG is always very important. Sometimes it is distract you from the real problem. Unexplained lethargy, weakness, nausea, giddiness, breathing difficulty, समझ में नहीं आ रहा है, ECG is very important. Okay? Any question? हाँ बताओ। Sir, what is the gap of first and second chest pain? Minimum gap. फर्स्ट एंड सेकेंड चेस्ट पेन का क्या मतलब हुआ? First बंद कर जैसे दो, बंद कर दो।